अगर थोड़ी बहुत आप बिजनेस की समझ रखते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि दुनिया भर के शेयर मार्केट गिर रहे हैं। भारत का शेयर बाजार लगातार कमजोर हो रहा है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों के भाव गिरे हुए हैं। जानकार मंदी की आहट बता रहे हैं। लोगों की परचेजिंग पावर घट रही है, यानी लोग सामान खरीदने के लिए बाजार तक नहीं पहुंच रहे हैं। बावजूद सोने का भाव आसमान छू रहा है। ऐसा क्यों? जब दुनिया भर के बाजार धड़ाम हो रहे हैं तो वहीं सोना और सोना बनता जा रहा है। आज के इस वीडियो में यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सोना इतना सोना क्यों हो रहा है, यानी इतना महंगा क्यों हो रहा है। आखिर लोग सोने में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं। सोना में इन्वेस्टमेंट आज के दौर में फायदेमंद है या नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। अगर हम इस हफ्ते 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो दाम 90,000 के पार हो गया है। सोने का रिटर्न शेयर बाजार से बेहतर हो गया है। 25 साल पहले अगर आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत करीब 19 लाख रुपए होती, जबकि यही निवेश अगर निफ्टी में किया होता तो कीमत करीब 18 लाख रुपए होती। सोने में पैसे लगाएं या शेयर बाजार में, ये पुरानी बहस हो सकती है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग सोने को सेफ ऑप्शन मानते थे। उनका मानना था कि सोना बुरे वक्त में काम आएगा। दुनिया में भी सोने के भाव तब चढ़ने लगते हैं जब अनिश्चितता बढ़ती है, जैसे अभी टैरिफ वार को लेकर दुनिया परेशान है। इससे सोने के दाम बढ़ रहे हैं, जबकि शेयर बाजार नीचे की तरफ जा रहा है। सिर्फ साल 2025 ही नहीं, लगभग हर समय में सोना या तो शेयर बाजार से बेहतर कर रहा होता है या बराबरी पर होता है। अगर आपने 5 साल पहले सोने में 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसकी कीमत 1.88 लाख रुपए होती, जबकि निफ्टी में ये कीमत 1.65 लाख रुपए होती। 10 साल पहले सोने में यही निवेश 3,30,000 रुपए होता, जबकि शेयर बाजार में 2,91,000 रुपए। लेकिन ऐसे में सवाल है कि फिर दुनिया शेयर बाजार के पीछे क्यों भागती है, सोने के पीछे क्यों नहीं भागती है। इस पर जाने माने इन्वेस्टर वॉरेन बफे का मानना है कि सोने की कोई उपयोगिता नहीं है। अभी पूरी दुनिया में 2.1 लाख मीट्रिक टन सोना है। अगर आप सारा सोना पिघलाकर एक ट्यूब की शक्ल दे देंगे तो इसकी एक दीवार 68 फीट की होगी। गहने बनाने के अलावा इसका कोई उपयोग नहीं है। इसके उलट आपके पास जमीन है तो खेती कर सकते हैं, साल दर साल आमदनी हो सकती है। कंपनियों के शेयरों में पैसे लगाएंगे तो बिजनेस करेंगे, लंबे समय तक पैसा बना सकते हैं। बफेट सोने को डेड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो फिर आप क्या करें? जानकार कहते हैं कि किसी एक टोकरी में सारे अंडे ना रखें, यानी किसी एक बाजार पर निर्भर ना रहें। इसी कारण अपने पोर्टफोलियो में 10% तक सोने रखने की सलाह दी जाती है। अभी तक जो हमने जाना ये एक वैश्विक राय थी, यानी दुनिया भर के लिए है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से भारत में सोना लगातार महंगा होता जा रहा है। पहला तो हमने ऊपर जान लिया है कि एक तरह से सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन दूसरी वजह भारत में सोने के आभूषण का कल्चर है। शादी ब्याह से लेकर बर्थडे और अलग अलग कार्यक्रमों में लोग सोने के आभूषण भेंट करते हैं। इसे सम्मान की तरह जोड़कर देखा जाता है। आपको पता है कि हर साल भारत में 700 टन से ज़्यादा सोना निवेश होता है। इस पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है, जो सरकार के लिए घाटे का सौदा है। हालांकि सरकार ने इस समस्या से निजात के लिए कई उपाय किए। केंद्र सरकार ने सोने की लत छुड़ाने के लिए 10 साल पहले बड़ी योजना बनाई थी ताकि विदेशी मुद्रा की बचत हो सके और उसका इन्वेस्टमेंट भलाई के कार्यों में हो सके, यानी पब्लिक सेक्टर के कार्यों में हो सके। लेकिन अब 10 साल बाद सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। सोने का इंपोर्ट कम ही नहीं हो रहा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को बंद कर दिया गया है, जबकि इस साल कोई नया गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में सोने के लिए 3 स्कीम लॉन्च की थी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम मतलब आप अपना सोना बैंक में जमा करिए और हर साल 2.5% ब्याज पाते रहें। घर या मंदिरों में जो सोना रखा है उस पर कोई आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ ब्याज मिलेगा आपके सोने पर। अवधि खत्म होने पर सोना वापस ले जाइए। बैंक सोने को सुनारों को कर्ज देगा। जो आप सोना बैंकों को देते थे वो सोना बैंक कर्ज के रूप में सुनारों को देता था। सुनार गहने बनाकर बेचते थे। विदेश से सोना कम मंगवाना पड़ता। 10 साल पहले देश में 20,000 टन सोना था। अगर हर साल 5% यानी 1,000 टन सोना भी बैंकों में आ जाता तो इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। पिछले 10 साल में सोना बैंकों तक सिर्फ 31 टन पहुंचा।
इस स्कीम के फेल होने की सबसे बड़ी वजह रही गहनों से लोगों का लगाव। बैंक में गहने जमा करने पर उन्हें पिघलाया जाता था ताकि ज्वेलर नए गहने बना सके। अवधि पूरी होने पर बैंक आपको ब्याज समेत सोना लौटाता था। गहने नहीं मिलते थे, सोने की सिल्ली मिलती थी, इसलिए लोग इससे बचने लगे। स्कीम में सोना जमा करने के लिए 3 अवधि थी, लॉन्ग टर्म 12 से 15 साल, मीडियम टर्म 5 से 7 साल और शॉर्ट टर्म 1 से 3 साल। सरकार ने लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म स्कीम को 26 मार्च से बंद कर दिया है। जिन्होंने पहले से सोना जमा कर रखा है उन्हें अवधि पूरी होने तक ब्याज मिलेगा। शॉर्ट टर्म स्कीम चलाना है या नहीं, यह फैसला बैंकों पर छोड़ दिया गया है। दूसरी स्कीम थी सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार की तरफ से बॉन्ड जारी किए। आइडिया था कि असली सोना मत खरीदिए, कागज का सोना खरीदिए। अवधि पूरे होने पर कागज के सोने का दाम उतना ही मिलेगा जितना बाजार में असली सोने का चल रहा है। इसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। यह स्कीम सरकार को ही उल्टी पड़ गई। सरकार ने सोचा था कि 2.5% ब्याज पर पैसा मिलेगा, तो बाजार में 8 से 9% से सस्ता है। सरकार ने यह नहीं सोचा था कि सोने के दाम 3 गुना बढ़ जाएंगे। 2015 में 10 ग्राम सोना 25,000 में मिलता था और यह अब 90,000 के पार पहुंच गया है। सरकार के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। हालांकि सरकार ने स्कीम बंद नहीं की है, लेकिन इस साल सरकार कोई नया बॉन्ड नहीं लाई है। अनुमान है कि 2032 तक सरकार को 1.12 लाख करोड़ रुपए बॉन्ड धारकों को चुकाने होंगे। 10 साल में लोगों ने 147 टन कागज का सोना यानी इतनी कीमत के बॉन्ड खरीदे, लेकिन असली सोने की मांग भी बढ़ती रही और स्कीम का मकसद फेल हो गया। तीसरी स्कीम थी सोने के सिक्के सरकार खुद ही बेच रही थी। यह सोना गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम से आना था। यह भी स्कीम चल नहीं सकी। तीनों स्कीम की नाकामी ये साबित करती है कि सोने की लत भारतीय लोगों में इतनी ज्यादा है कि सरकार भी इसे छुड़ा नहीं सकी। यही वजह है कि सोने की कीमत में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, जबकि शेयर बाजार गिर रहे हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।